तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी टीटी 2017 का प्रश्न पत्र। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। पहला, सीखने का उद्दीपक क्या है, अनुक्रिया सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक ने दिया था। दूसरा है सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, ये बीएफ स्किनर ने दिया था। तीसरा है सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, जो पेवलॉव ने दिया था। और चौथा है सीखने का समग्र सिद्धांत, जो हल ने दिया था। तो इसमें कौन सा गलत है, हमारा लास्ट वाला चौथा वाला गलत है, सीखने का समग्र सिद्धांत, जो कि ये हल ने नहीं दिया था, ये दिया गया था वोल्फर कोहलर एंड कुर्ट कोफलर द्वारा इसको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रॉस या वुडवर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा गाल्टन, कि गाल्टन ने को इनका पिता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। क्रेशमर ने, युंग ने, कैनन ने या स्प्रेंजर ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैनन ने किया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। बाकी क्रेशमर ने दिया था शरीर की रचना के आधार पर। तो ये क्या क्या देते, लंबकाय, सुडौलकाय और गोलकाय, इन्होंने 3 भागों में बांटा था। जबकि युंग ने सामाजिक दृष्टि से दिया हुआ था, के आधार पर दिया था। इन्होंने क्या बताया था कि एक अंतर्मुखी होता है, दूसरा बहुमुखी होता है, तीसरा उभयमुखी होता है। स्प्रेंजर ने बताया था मूल्यों के आधार पर इसका बंटवारा किया था। तो इन्होंने 6 भागों में बांटा था, सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक और कलात्मक। कैनन ने अंतःस्त्रायी ग्रंथियों के आधार पर 3 भागों में बांटा था। पहला थायराइड ग्रंथि, दूसरा पिट्यूटरी ग्रंथि और तीसरा एड्रिनल ग्रंथि। तो ये भी याद कर लीजिएगा, कहीं आगे आने वाले पेपरों में आप में ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। ऑप्शन पहला कोल एंड ब्रूस, दूसरा ड्रेवहल, तीसरा डिहान और चौथा है क्रो एंड क्रो ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो ने दिया था। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से या मध्य किशोरावस्था से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पूर्व किशोरावस्था से। क्वेश्चन नंबर 6, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है। सीखने का वक्र, सीखने का पठार, तीसरा स्मृति, चौथा अवधान। तो क्या होता है, उससे हम लोग सीखने का पठार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, जब हम कुछ भी नया नहीं सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धि लब्धि कितने निकालने का सूत्र है। पहला मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, तीसरा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 और चौथा है वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। तो इसका सबको याद होगा, ये तीसरा हमारा सही है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। क्वेश्चन नंबर 8, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। पहला ऑप्शन है कोहलर, दूसरा पेवलॉव, तीसरा है थॉर्नडाइक, चौथा है गेस्टाल्ट। तो किसने किया है, ये थॉर्नडाइक ने किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। 22 होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, 24 जोड़े होते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सबको पता है, दूसरा ऑप्शन सही है कि 23 जोड़े पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने या स्किनर ने। तो सभी को पता है किसने किया था, स्किनर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर 2 विकास का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तित्व का सिद्धांत और ऑप्शन नंबर 4 क्या है, अधिगम का सिद्धांत। तो ये किससे संबंधित थे, ये थे संबंधित अधिगम के सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 12, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन नंबर 1 कैटल, ऑप्शन नंबर 2 थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर 3 बर्नन, ऑप्शन नंबर 4 स्किनर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कैटल।
क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? पहला समझ, दूसरा अनुप्रयोग, तीसरा सृजनात्मकता या समस्या समाधान। तो इसका हम लोग किसके लिए करते हैं? सृजनात्मकता के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से या सामान्य बुद्धि से? तो ये किससे संबंधित हैं गोलमैन? ये संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत या सामान्यीकरण का सिद्धांत? तो ये तीसरा हमारा ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत ही क्या है? ये सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 16, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या विश्लेषण? तो क्या हो जाएगा इसका? ज्ञान क्या है? ये सबसे न्यूनतम स्तर है। क्वेश्चन नंबर 17, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, या उदाहरण है क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या चौथा ऑप्शन है कोई भी अधिगम अंतरण नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा का की सीमा, दूसरा विद्यालय का असहयोग, तीसरा शारीरिक सीमा, चौथा ज्ञान की सीमा। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा कि विद्यालय का असहयोग। क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन या कथन किनके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है गेट्स व अन्य के द्वारा, मॉर्गन और गिलीलैंड के द्वारा, ऑप्शन 3 स्किनर के द्वारा, ऑप्शन 4 कॉर्नबैक के द्वारा। तो ये पहला ही ऑप्शन इसका सही है, गेट्स व अन्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है? व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये किसका मापन करता है? ये बुद्धि का मापन करता है। क्वेश्चन नंबर 21, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? ये अभी हमने ऊपर बताया हुआ है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या है? फ्रॉयड, दूसरा है युंग, तीसरा है मन, चौथा है आलपोर्ट। तो ये किसके अंदर आ जाएगा? ये युंग के अंदर आ जाएगा। ऊपर हमने इसको समझाया है सभी का। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? आर्थिक तत्व हैं, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व हैं, शारीरिक तत्व हैं या वंशानुगत तत्व हैं? जब यहाँ पे सामाजिक विकास आ ही गया है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम? तो कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा द्रुतगामी विकास का नियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या चौथा समान प्रतिमान का सिद्धांत? तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 पहला हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया था? गैसल ने, हरलॉक ने, मेरिडिथ ने या डगलस और हॉलैंड ने? तो किसने दिया था? ये हरलॉक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 26, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन नंबर 1 ड्रेवर, ऑप्शन नंबर 2 मैकडूंगल, ऑप्शन नंबर 3 थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर 4 वुडवर्थ। तो आंसर क्या आ जाएगा? दूसरा मैकडूंगल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 27, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? डम्बिल का है, रॉस का है, मन का है या मैकडूंगल का है? तो ये किसका सिद्धांत है? ये मैकडूंगल का है। ये हमें डम्बिल ने दिया है, ये पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन से सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है?
तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम या चौथा प्रभाव का नियम। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 3 वाला क्या हो जाएगा, बहु अनुक्रिया का नियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या चित्रांकन परीक्षण। तो उन्होंने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 30, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थॉर्नडाइक ने, स्पियरमैन ने, वर्नन ने या स्टर्न ने? तो किसने किया है? स्पियरमैन ने किया है। अब हम लोग आते हैं भाग 2 हिंदी की तरफ। अब इसको पैराग्राफ पहले हम लोग एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना आज भारत में उनके वंशज न होते, भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वंश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धन प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिक्खवे चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। जीवन पर्यंत घूमते रहे। मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर, कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये क्या बन जाएगा, क्योंकि घुमक्कड़ का मतलब क्या होता है, घूमना होता है। तो क्या बनेगा, घूम धन अक्कड़ बनेगा। तो अंतिम में इसमें क्या आ जाएगा, अक्कड़। पहला ही ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी में, वैशाली में, कुशीनगर में या परसौली में? तो बताया गया वैशाली में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद को अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या बनेगा, इसको बड़ा कर लेते हैं पहले। स्वच्छंद में अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, स्वाधन छंद बनेगा। स्व प्लस छंद बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? 12 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष या 80 वर्ष? तब वो मात्र 35 वर्ष के थे। ऊपर ये देखिए ऑप्शन में दिया गया है, 35 वर्ष में उन्होंने प्राप्त कर लिया था। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म या वैदिक धर्म? तो किससे था? वैदिक धर्म से था। कि पहले के लोग क्या होते थे, सब चीज़ें याद कर लेते, क्योंकि लिखने की सामग्री उतनी नहीं थी, या कह सकते हैं कि लिपि का उतना वो नहीं हुआ था, कि लिपि ही नहीं थी कि लोग उसको लिख सकें। क्वेश्चन नंबर 36, निमिष शब्द का पर्याय है प्रकाश, छिद्र, पूर्ण या क्षण? तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 4 क्षण क्या हो जाएगा, इसी का ये पर्याय है। निमिष का मतलब क्या होता है, क्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 37, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। तो ये कौन सा है, ये भाववाच्य है, क्योंकि ये भावना ही व्यक्त कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 38, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय या अनाहूत? तो जिसकी आशा ना हो तो क्या आ जाएगा, अप्रत्याशित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, गोधूम शब्द का
तद्भव है गेहूँ, गाय, गोबर या गोधन। तो ये किसका है? गेहूँ का है। क्वेश्चन नंबर 40, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो क्या लिखा है? निधन कपट, निषधन कपट, निधन कपट या निषधन कपट। तो इसका पहला ही हो जाएगा हमारा सही आंसर, निष्कपट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित या अनुग्रहित। तो इसका हो जाएगा हमारा ये अनुग्रहित, दूसरा वाला ऑप्शन सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 42, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष या अपेक्षित। तो क्या हो जाएगा? अपेक्षा का अपेक्षित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, श्व ध्वनि का उच्चारण स्थान है? दंत, मूर्धा, तालु या दंतालु। तो ये किससे है? तालु से है, शाह वाला। क्वेश्चन नंबर 44, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हैं? अत, आ, अत्य या अति। तो क्या आ जाएगा? अत्यंत में अति प्रयुक्त हुआ है, तो इसका क्या बन जाएगा? अति हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45, उपत्यका का अर्थ है? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि। तो इसका क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ये लास्ट वाला हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, डा का उच्चारण स्थान होता है? नासिक, कंठोट, मूर्धन्य या कंठ तालव्य। तो इसका नासिक होता है। क्वेश्चन नंबर 47, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक है, गुणवाचक है, परिणाम बोधक है या सार्वनामिक है। तो ये क्या है? ये हमारा है परिणाम बोधक है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है शीर्ष शब्द का तत्सम रूप क्या है? शीशा, शीर्ष, सिरा या शीर्षक। तो क्या हो जाएगा? शीर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, चौराहा शब्द में समास है? चौराहा शब्द में कर्मधारय है, द्वंद्व है, द्विगु है या अव्ययी भाव है। तो क्या है? ये द्विगु है, क्योंकि यहाँ पे 4 का दिख रहा है, तो जब भी संख्या होती है तो कौन सा होता है? द्विगु होता है। क्वेश्चन नंबर 50, आँख की किलकिरी होने का अर्थ है? अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। तो क्या होना? कि कष्ट कारक होना। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में मौखिक, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा निम्नलिखित में कौन मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख या आशुभाषण। तो क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 52, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 15, 25, 18 या 22। तो कितनी हैं? 18 हैं, बोलियां 18 हैं, और जो भाषाएं संविधान में जो हैं वो क्या हैं? वो 22 हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहे हैं? भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है? कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती, माधुरी, कल्पना, ज्ञानोदय, नवदीन, कादम्बिनी। तो पहला ही ऑप्शन हमारा कवि वचन सुधा क्या है? हिंदी प्रदीप पत्रिका है, जो कि भारतेंदु युग से संबंधित है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1868 से इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है? लीलाधर जगूड़ी, दूसरा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, तीसरा हरे प्रकाश उपाध्याय, चौथा है अखिलेश। तो ये कौन सा जाएगा? अखिलेश ये सही आंसर है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, कई बार, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 55, 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार। कि 12 बरस तक कुत्ता जीता है और 13 बरस तक सियार जीता है। इसके आगे क्या है कि बरस 18 छत्री जीवे, उसके आगे जीवन को धिक्कार की जो छत्री है वो उसकी आयु कितनी? 18 वर्ष तक ही जीता है। उसके बाद अगर वो जी रहा है तो उसके जीवन को धिक्कार ही है। ऑप्शन क्या है? विद्यापति, दूसरा चंद्रवरदायी, तीसरा है नरपति नाल और चौथा है जागनिक।
तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, याज्ञनिक ने ही ये चीज़ लिखी है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश बोली जाती है तो ये नहीं हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में नहीं बोली जाती, कई देश हैं वहाँ पे। पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है तो मॉरिशस हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, सूर सागर किस भाषा की रचना है? अवधी में है, बुंदेली में है, ब्रज में है या छत्तीसगढ़ी में है? तो ये कहाँ रहते थे? मथुरा के पास रहते थे, वहाँ पे क्या बोली जाती है? आगरा मथुरा के पास ब्रज भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 58, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर 1 सुमित्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर 2 सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर 3 माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर 4 रामधारी सिंह दिनकर। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा से, प्रांजल भाषा से, व्याकरणिक भाषा से या मानक भाषा से? तो जो शुद्ध भाषा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मानक भाषा कहते हैं। कि जैसे जो हिंदी है, अब जैसे बिहार में अलग बोली जाती है, हरियाणा में अलग बोली जाती है, हिमाचल में अलग, लेकिन जो मानक भाषा होती है वो क्या होती है? हर जगह सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, परमार रासो या बीसल देव रासो? तो ये कौन सा जाएगा? परमाल रासो हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं इंग्लिश के पार्ट की तरफ। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 61, इंग्लिश तो हम लोग पहला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट कंजंक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ। कि अगर वो अपना बिल नहीं जमा करेगा तो उसकी बिजली काट दी जाएगी। तो यहाँ पे बताना है कौन सा कंजंक्शन आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एज आ जाएगा। एज ही हैड नॉट, यदि क्या करते हैं, अगर वो अपनी बिजली का बिल नहीं जमा करेगा तो हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑफ किंग। ये क्या है? ये मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है या अपोस्ट्रोफी है या सिमली है? तो ये क्या है? ये है हमारा पर्सोनिफिकेशन कह रहा है। पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है? कि मानवीकरण अलंकार होता है। तो इसमें मतलब डेथ को मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 73, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज इकोलॉजी। नहीं होता है, ये पर्यावरण से संबंधित है। एस्ट्रोनॉमी ये भी संबंधित नहीं है। डेमोग्राफी यही संबंधित है। जीनोलॉजी ये भी संबंधित नहीं है। पहला क्या है? ये पारिस्थितिकी से है। दूसरा क्या है? ये अंतरिक्ष से रिलेटेड है। और जीनियोलॉजी क्या होता है? किसी परिवार के पूर्वजों के इतिहास का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 64, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन अ बुश। कि इसका क्या मतलब होता है? कि जो नौ नगद न तेरा उधार। इसका ये मतलब होता है कि जो हमारे पास है वही क्या है? वही मतलब वो बेहतर है। पहला ऑप्शन क्या है? टू कैच टू बर्ड विद योर हैंड, टू बी डिससेटिस्फाइड विद वॉट यू हैव। कि आप उससे असंतुष्ट हैं जो आपके पास है। इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद वॉट यू हैव दैन टू ट्राई टू गेट वॉट इज़ नॉट योर्स। कि हमें उस पर सेटिस्फाइड होना चाहिए जो हमारे पास पहले से है, ना कि उसके लिए जो हमारे पास, उसके लिए ट्राई करना जो हमारे पास नहीं है। तो इसका यही मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द साउंड ऑफ बेल। चिम, जिंगल, रिंग या डैंग। तो क्या हो जाएगा? डैंग। डैंग क्या? ये इससे रिलेटेड, साउंड ऑफ बेल से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे हमको सही प्रीपोजिशन भरना है। कह रहा है आर यू सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स व्हाट यू हैव डन। कि किस चीज़ के लिए शर्मिंदा हो। तो क्या हो जाएगा? आर यू सॉरी फॉर व्हाट यू हैव डन हो जाएगा। कि तुम किस चीज़ के लिए शर्मिंदा हो। पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। कि एटीनुएट
कि इसका क्या मतलब, इसका हमको पर्यायवाची बताना है। एटीन्यूएट का मतलब कि एटीन्यूएट क्या होता है, किसी चीज़ को क्या कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं या हल्का या कमज़ोर बनाना होता है। पहला है रिपेंट, रिपेंट मतलब होता है पछताना। दूसरा है फोर्स, फोर्स मतलब होता है बल। तीसरा क्या है डिवाइड, डिवाइड मतलब होता है किसी चीज़ को बांटना। और फोर्थ क्या है मेक थिन, यही चौथा क्या जाएगा, उसको हम लोग क्या करें, पतला कर रहे हैं या कमज़ोर कर रहे हैं। तो एटीन्यूएट का क्या आंसर हो जाएगा हमारा, मेक थिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, पिक आउट ऑफ द कंपाउंड सेंटेंस, कि हमको इसमें हिंदी में कहें तो मिश्र वाक्य ढूंढना है और इंग्लिश में हमको कंपाउंड सेंटेंस ढूंढने हैं। फर्स्ट कह रहा है टू ऐड टू दियर ट्रबल्स द सर्वेंट रैन अवे। सेकेंड है हैविंग नो मनी विद मी आई कुड नॉट गिव द बेगर एनीथिंग। थर्ड है आई लव हिम बिकॉज ही वॉज माई फ्रेंड। फोर्थ है द सर्वेंट रैन अवे एंड एडेड टू दियर ट्रबल्स। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी है चौथा, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है कि जो दो वाक्यों से मिलकर बनता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये किसी कंजंक्शन या प्रीपोजिशन से जोड़कर बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, कि हमको यहाँ पे प्रीपोजिशन भरना है। वाई आर यू ऑलवेज सो सस्पिशियस, फिल इन द ब्लैंक्स मी। तो यहाँ पे क्या भर देंगे कि तुम हमेशा क्यों सस्पिशियस की तरह मुझे देखते हो, किया मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति संदेह करने को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ऑफ हो जाएगा कि वाई आर यू ऑलवेज सो सस्पिशियस ऑफ मी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द हेड मास्टर फिल इन द ब्लैंक्स टू स्पीक टू यू, यहाँ पे वांट्स होगा, इज वांटिंग होगा, वॉज वांटिंग होगा या नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो यहाँ क्या जाएगा कि हेड मास्टर वांट टू स्पीक टू यू, कि वो क्या चाहते हैं, वो बोलना चाहते हैं, कि तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। द हेड मास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू, हेड मास्टर आपसे बात करना चाहता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 पैराग्राफ है इसमें। अंटार्कटिका इज एन आइसी कॉन्टिनेंट इन द साउथ पोल, इट इज़ कवर्ड बाई permanently frozen ground, is surrounded by water and is about 1.5 times longer desert in Antarctica. 98% of the land is covered with continental ice sheet. The remaining 2% of land is barren rock. Antarctica has about 87% of the world ice. The South Pole is the coldest, windiest and the driest place on the earth. The coldest temperature ever recorded on earth was at the south pole. It reached as low as minus 128 degree 128.6 degree Fahrenheit or minus 88.0 degree centigrade. On the average, most of the Antarctica gets less than 2 inches of snow each year. Although scientific expedition visit Antarctica, there are no permanent human residents. This is because of the extreme weather, which includes freezing temperature, strong wind and blizzard. There are about 4,000 seasonal visitors to Antarctica. Antarctica hasn't always been located at the South Pole. It is drifted like the other continent and has ranged from the equator during the Cambrian period about 500 million years ago to the South Pole during the times of the dinosaurs. Antarctica was more temperate and housed dinosaurs and many other life forms. Now there is very little indigenous life. अब पहला क्वेश्चन कह रहा है द वर्ड आईसी इन द पैसेज इज, कि ये जहाँ पे आईसी जो शब्द पहला लिखा है, जहाँ अंडरलाइन है, ये देखिए अंडरलाइन है, तो पहला ही शब्द क्या कह रहा है, इसका कह रहा है कि ये यहाँ पे किस रूप में यूज़ हुआ है, नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, एडवर्ब के रूप में या होमोनिम ऑफ आइस के रूप में। तो यहाँ पे किसके रूप में हुआ है, एडजेक्टिव के रूप में। एडजेक्टिव मतलब ये क्या विशेषण के रूप में यहाँ पे हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, द वर्ड डेजर्ट इन द पैसेज इज आ, जो यहाँ पे डेजर्ट शब्द का यूज़ किया गया है, ये जो है कि ये किसके लिए है, नाउन है, प्रोनाउन है या वर्ब है या क्या है, वर्बल है। तो ये क्या है, यहाँ पे नाउन की तरह यहाँ पे यूज़ किया गया था। द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट, की जो दुनिया का सबसे बड़ा
डेजर्ट है वो क्या है, वो अंटार्कटिका है। तो यहाँ पे इसको किसके तरह यूज़ किया गया है, इसको नाउन की तरह यूज़ किया गया है। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है द वर्ड विंडिएस्ट इन द पैसेज इज, ये क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडवर्ब है, या पॉजिटिव फॉर्म ऑफ नाउन है। तो ये क्या है, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है। ये सेकंड हमारा सही हो जाएगा कि सुपरलेटिव डिग्री है किसकी है, लेकिन एडजेक्टिव की, ये विशेषता बता रहा है उसकी। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है अंटार्कटिका ऑलवेज बीन फिक्स्ड इन द साउथ पोल, यस नो मे बी या नॉट गिवन इन द पैसेज, की पैसेज में नहीं दिया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा नो। ये क्या है, यहाँ पे नो लिखा हुआ है, पैसेज हमने पढ़ा था उसमें नो दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 75 हु वॉज द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका, अमेरिकन साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट, डायनासोर, या इट हैज़ ऑलवेज बी अ डेजर्ट। तो इसका हो जाएगा डायनासोर। डायनासोर ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला फिर एक पैराग्राफ है। द फर्स्ट थिंग विच इज़ a scholar should bear in a mind is that a book ought not to be read for mere amusement. Half educated person read of amusement and are not to be blamed for it. They are incapable of appreciating the deeper qualities that belong to a really great literature. But a young man who has passed through a course of university training should discipline himself at an early day, never to read for mere amusement. At once the habit of discipline has been formed, he will find it impossible to read for mere amusement. He will then impatiently throw down any book from which he cannot obtain intellectual food. Any book which does not make an appeal to the higher emotions and to his intellect. But on the other, the habit of reading for amusement becomes with thousands of people exactly the same kind of habit as wine drinking or opium smoking. It is like a narcotic, something that helps to pass the time, something that keeps us a perpetual condition of dreaming, something that eventually results in destroying all capacity for thought, giving exercise only of the surface part of the mind and leaving the deeper spring of feeling and higher faculties of the perception unemployed. क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है द राइटर believes that half educated person are not able to enjoy wine drinking, enjoy dreaming, think properly, या appreciate hidden qualities of admirable literature. तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, यही करेक्ट दिया है। ये है, अब ये देखिए ये लिखा है ग्रेट लिटरेचर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 77 द वर्ड नारकोटिक इन द पैसेज मीन ग्रेट लिटरेचर, इंटॉक्सिकेंट, चीप बुक, या इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। तो क्या आ जाएगा, इंटॉक्सिकेंट हो जाएगा। कि क्या होता है ये, नारकोटिक मतलब होता है मादक पदार्थ या नशीले पदार्थ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 द फ्रेज द हायर फैकल्टीज इन द पैसेज मीन डिफरेंट डिपार्टमेंट इन द यूनिवर्सिटी, डिफरेंट वेज ऑफ एंजॉइंग थिंग्स, मेंटल पावर ऑफ अ हायर ऑर्डर फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्रेट लिटरेचर। ऑप्शन डी सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द माइंड। तो क्या हो जाएगा, ये थर्ड वाला हो जाएगा, मेंटल पावर ऑफ हाई ऑर्डर ऑफ फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्रेट लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 79 द वर्ड इवेंचुअली इन द पैसेज मीन आफ्टर सम टाइम, एट लास्ट, नेवर, या इनिशियली। तो इसका क्या हो जाएगा, एट लास्ट हो जाएगा, इवेंचुअली। क्वेश्चन नंबर 80 द वर्ड अनएम्प्लॉयड इन द पैसेज मीन जॉबलेस, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नॉट वर्किंग एंड नॉट वर्किंग, और ऑप्शन क्या है, अनयूज्ड। तो इसका क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन 4 हमारा अनयूज्ड सही हो जाएगा, कि जिनका कोई भी उपयोग नहीं किया गया है।
अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन। फर्स्ट, as cheerful as a lark, as busy as a bat, as cunning as a dog, as happy as a donkey। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसका पहला ही हमारा सही है, as cheerful as a lark। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि अत्यधिक खुश होना। क्वेश्चन नंबर 82, द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न, यह वह घर है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। पहला है ये सिंपल सेंटेंस है, दूसरा है ये कंपाउंड सेंटेंस है, तीसरा है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और चौथा है ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो ये कैसा सेंटेंस है? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये क्या? ये एक मिश्र वाक्य है, ये कंपाउंड वाक्य नहीं है, कि संयुक्त वाक्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ प्रीपोजिशन? बियॉन्ड, एंड, येट एंड नाउ। इसमें कौन सा हो जाएगा? बियॉन्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडवर्ब? कि कौन सा इसमें एडवर्ब है, कि क्रिया विशेषण है? एपेस, फेस, मीक या फरी। फेस मतलब होता है चेहरा, एपेस मतलब होता है तेज गति से, मीक मतलब होता है शांत या विनम्र, और फरी मतलब होता है अत्यधिक गुस्सा। तो इसमें हमारा कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब इसमें हमारा है एपेस। पहला ही हमारा क्या है? एडवर्ब है, जिसका मतलब तेज गति। ये चल तो रहा है लेकिन तेज से चल रहा है, तो ये वर्ब की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 85, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रांग, इट वुड नॉट कीप अस अवेक। इन दोनों सेंटेंस को यहाँ पे दो सेंटेंस दिए गए, एक स्ट्रांग तक है, फिर दूसरा इट से शुरू होकर अवेक तक है। इन दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है। पहला है द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रांग टू कीप अस अवेक, तो ये पहला ही वाला हमारा सही हो जाएगा। और अदर ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रांग एंड विल नॉट कीप अस अवेक, तो इसमें एंड नहीं लगेगा। तीसरा क्या था? द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रांग सो इट इज़ वुड नॉट कीप अस अवेक, ये भी यहाँ भी सो नहीं लगेगा, सो वैस तो बिल्कुल नहीं लगेगा, तो ये हमारा गलत था। क्वेश्चन नंबर 86, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रोनाउन। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ हर सेल्फ, ईच सेल्फ, देम सेल्फ या हर सेल्फ। तो क्या हो जाएगा? यहाँ दो लोगों की बात हो रही है, जब दो लोग होते हैं तो क्या लगता है? हमेशा ईच अदर लगता है, तो यहाँ पे ईच अदर हो जाएगा। अगर दो लोग से ज़्यादा होते तो यहाँ पे क्या लगता है? देम सेल्फ लगता। क्वेश्चन नंबर 87, गिव वन वर्ड फॉर वन हु हेट्स मैनकाइंड, की वो कौन होता है जो मनुष्यों से नफरत करता है? उसको क्या कहते हैं? मिसो एंथ्रोप कहते हैं, मिस एंथ्रोप कहते हैं। ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नाजी कौन थे? जर्मनी वाले थे। फासिस्ट मतलब फांसीवादी हो गए, और सैडिस्ट मतलब जो हमेशा दुखी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस एंडिंग विद बुक। क्या ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसका अंत किससे हो? बुक से हो। लेट द बुक बी गिवन, पहला ऑप्शन है गिव मी द बुक, सेकंड ऑप्शन है गिव द बुक, थर्ड है प्लीज ट्रांसफर द बुक, और फोर्थ है कैन यू गिव द बुक। तो इसका क्या बन जाएगा? फर्स्ट वाला, ये बी वाला हमारा बन जाएगा, गिव द बुक, इसी का ये सेंटेंस बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 89, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट सेंटेंस। तो डायरेक्ट सेंटेंस में क्या होता है? सेड टू हमेशा लिखा होता है, तो आस्क्ड लिखा, आई आस्क्ड शीला इफ़ आई माइट नो हर फादर। तो इसमें देखिए कहाँ पे हमको सेड टू दिख रहा है? सिर्फ पहले में ही हमको सेड टू दिख रहा है, बाकी में तो टोल्ड है, तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म में है। आस्क्ड है, ये भी इनडायरेक्ट फॉर्म में है। क्वेश्चन है, ये भी इनडायरेक्ट फॉर्म में है, तो पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट the following sentence. The minister are responsible for
हाँ, द मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ दियर स्टेट फॉर दियर वर्क। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं चीफ मिनिस्टर के ऑफ दियर स्टेट, उस राज्य के, एंड दियर वर्क, और उनके काम के लिए। टू द, क्या जाएगा इसमें, सेकंड, टू द चीफ मिनिस्टर जो भी हैं वो सब इसके प्रति क्या हैं, जवाबदेह हैं। तो हमारा टू इसमें सही हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है संस्कृत का। जिन्होंने संस्कृत लिया होगा तो इसको पढ़ेंगे तो नहीं हम। हाँ, अब आगे है थर्ड पार्ट। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शिवपदस्य अनार्था का क्वेश्चन शिवपदस्थ अनार्थः का पहला है स्तंभः, श्रृंगालः, स्थाणु या पशु। तो इसी में पहले लिखा होगा, इसमें हम लोग अगर ढूंढ लेंगे तो क्या है, इसका श्रृंगालु दिया हुआ है। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये श्रृंगाल लिखा है, यही वाला ऑप्शन है। दूसरा कह रहा है कि गद्य खंडे कया प्रश्न पृच्छन्ते, गौर्यः, पार्वत्यः, दुर्गंधः या लक्ष्म्यः। तो क्या हो जाएगा, ये लक्ष्म्या हो जाएगा। ऑप्शन में ये दिया गया है। लक्ष्मी के बारे में इसमें बताया गया, तो वही है। 63 है कयो संलापः सर्वेशा मंत्रराय भवन्तु। इसका कौन सा हो जाएगा, लक्ष्मणा पार्वता, लक्ष्मी पार्वतो, और ये हो जाएगा। तो 63वें का कौन सा बनेगा, हमारा थर्ड बन जाएगा, लक्ष्मी पार्वती बन जाएगा। 64 है संप्रेषण का कार्य है ज्ञानेंद्रियों का क्रियाशील करना, बिल्कुल नहीं। दूसरा है ये जो मतलब तीनों में से उपयुक्त सभी का भी ऑप्शन है, तो तीनों पढ़ लीजिएगा। ज्ञानेंद्रियों का क्रियाशील करना संप्रेषण में ठीक है। अगर हम एक से अपनी बात दूसरे को पहुंचाते हैं तो क्या होता है, ज्ञानेंद्रियां क्रियाशील होती हैं। कर्मेंद्रियों का कार्यशील होना, अनुभूति करना, तो इसमें क्या जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, शिशु मोदकाय रोदिति उदाहरण है, किसका है, स्प्रेहेरिस्तः का, तार्थे चतुर्थी वाच्य का, रुदनार्थ प्रीमाण का, या हित योगे चा का। तो ये किसका है, ये सेकंड वाले का, तदार्थे चतुर्थी वाचा का उदाहरण है। इसका क्या मतलब होता है, बच्चा लड्डू के लिए रोता है। यह वाक्य जो है ये इसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 66, ऊष्म वर्णों का बोधक का प्रत्याहार है यण, शल, हर्ष या अश। तो क्या है, शल है। सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। दृश्य धातु से श्रुत प्रत्यय करके निष्पन्न होगा, दृश्यन, पश्यन, दर्शन या दृष्टि। तो किसका होगा, ये पश्यन का होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, मनोरथ का उदाहरण है। मनोरथ उदाहरण है स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का, या प्रगति भाव का। तो ये किसका हो जाएगा, ये विसर्ग का हो जाएगा, क्योंकि मनोरथ का क्या बनेगा, मनस धन रथा बन जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, मनस प्लस रथा। तो ये दो बिंदी लगी है, इसी को क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। जहाँ भी दो बिंदी आ जाएंगी, अंगा आ जाएगा, उसको विसर्ग संधि कहते हैं। छा मिलकर बना है, छा किससे मिलकर बना है, का और शा से मिलकर बना हुआ है। का और छा से नहीं, चा और छा से नहीं, इसी से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 70, दा धातु किस गण की है। तो पहला दिया गया है कि भवाद्य गण, दूसरा है आदि दिग्गण, थर्ड है तनादि गण, चौथा है जुहोत्यागी गण। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर लास्ट वाला हमारा जुहोत्य गण बन जाएगा। दा धातु, अगर अगर ये जो हमारा दा धातु है ये कौन सा रूप है, ये लट लकार में दिया गया है। इसको अगर हम लोग वो बनाते हैं इसका, तो ददाति, दत्ता, ददति, ददासी, दत्ता, ददत, ददामी, द्वंद्व और दुद्ध हो जाता। मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्म वाक्य होगा। अहम आपणम गच्छामि, मया आपणम गच्छते, मया गमन्ते आपणम, अस्माभिः आपणः गमन्ते। तो इसका कौन सा बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा, मया आपणम गयन्ते, मैं बाजार जाता हूँ। तो क्या ये अकेला जा रहा है, बहुवचन का मतलब उत्तम पुरुष का इसमें यूज हो जाएगा। उपोष्टि में संधि है, गुण संधि है, पररूप संधि है, दीर्घ संधि है, या पूर्व रूप संधि है। तो इसमें कौन संधि है, पर रूप संधि
है। अगला क्वेश्चन, नैके में संधि है। ऑप्शन है गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या यड़ संधि। तो इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। जब भी आपको कहीं दो मात्रा ऊपर लगी हुई दिखे तो अपने आप आपको उसको वृद्धि में कर देना है। अगला क्वेश्चन है 74। अव्यय शब्द समूह है सा, ते, यूएम, अत्र, तत्र, तस्य, सर्वत्र, अधुना, उपरि, नमः, सह, ज्येष्ठः। तो इसका हमारा बन जाएगा तीसरा, सर्वत्र, अधुना और उपारि। क्वेश्चन नंबर 75, 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। 9 59 59 या 59। तो इसमें कौन सा हमारा नहीं होगा? ये लास्ट वाला हमारा नहीं बनेगा, 59 इसका नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये 69 या 59 बनता है। ये क्या बनेगा? 59 बन जाएगा। और बाकी हमको क्या चाहिए? 79 80, बाकी हमको चाहिए 79 चाहिए। क्वेश्चन नंबर क्या है? 76, नैनम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है। नम प्लस ल्यूट, निधन ल्यूट, नेधन ल्यूट, नयनधन ल्यूट। तो क्या बन जाएगा? हमारा दूसरा बनेगा। नैनम के लिए निधन ल्यूट को जोड़ेंगे तो नैनम बनता है। क्वेश्चन नंबर 77, कह रहा है अंतस्थ वर्ण है शा, शा, सा, हा, अड़, आ, ई, उ, यड़, या, व, राला या विसर्ग अनुनासिक। तो इसका हमारा क्या बन जाएगा? यड़, या, रा, लावा क्या है? अंतस्थ वर्ण है। अट प्रत्याहार के वर्ण है स्वर तथा हा, या, व, रा या आ, ई, उ, टा, ए, ओ तथा हा या टा, आ, उ, दा। तो इसका कौन सा बन जाएगा? हमारा पहला ही स्वर और हा या वारा इसका होता है। वसंत ऋतु में कौन संधि है? यण संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या व्यंजन संधि है? तो इसमें कौन सी है? गुण संधि है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, पंचगवनम में समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव है, बहुव्रीहि है या द्वंद्व है? तो इसमें कौन सा बन जाएगा? इसमें हमारा बन जाएगा तत्पुरुष समास बन जाएगा। अगर इसका हम लोग विग्रह करें तो पश्चाना गवा समाहारा होगा। तो इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं? यही हमारा तत्पुरुष बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, पितृ शब्द का संबोधन एक वचन रूप होगा। है पितृ, है पिता, हे पितः, हे पितरः। तो क्या बन जाएगा? पितृ जिसमें होगा वही हमारा सही होगा। तो इसमें तीसरे में हमारा दिया गया है, तो ये हमारा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है? खा, ज्ञा, झा या बा। तो क्या बन जाएगा? ज्ञा हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन है जो दो व्यंजन से मिलकर बना हुआ है। चाहिए के अर्थ में हमको पता करना है ये किससे मिलकर बना है? जा और यहाँ से मिलकर ये बना हुआ है। चाहिए अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है? तुमुन, तव्यत, तव्वतु या ल्यप। क्या होता है? तव्यत होता है, दूसरा सही हो जाएगा। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अहम संस्कृत भाति, माम संस्कृतम रुचिकरम, महम संस्कृतम रोचते, मया संस्कृतम रोचते। तो क्या बन जाएगा? महम संस्कृत रोचते, तीसरा वाला हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 15 हैं, 18 हैं, 20 हैं और 16। तो सभी को पता है कितने? 18 हैं। अगला क्वेश्चन, कारकः में यदि प्रकृति है, क्री तो प्रत्यय है, धग्य, त्रिच, डबुल या ल्यूट। तो क्या बन जाएगा? इसका डबुल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है द्वादश, अधिहरि, राजपुरुषः या पीताम्बरः। तो क्या आ जाएगा? अधिहरि इसका अव्ययी भाव का हो जाएगा, जिसका पहला पद प्रधान होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से ख्यात है? रामायण, महाभारत, ब्रह्मांड पुराण या बृहदारण्यकोपनिषद। तो ये हमारा पहला ही हो जाएगा, रामायण, जो कि इस नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें क्या है? 24,000 श्लोक दिए गए हैं, वही चीज़ ऊपर लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, श्रुत संधि का उदाहरण है
हरिष्ते कते विद्वांजति तट्टिका या विष्णु स्त्राता। तो इसका कौन सा हमारा बन जाएगा, हमारा विद्यांजलि अते बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, संस्कृति साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वदौषधम कहा गया है, भारवी की, भास की, कालिदास की या हर्ष की। तो ये हर्ष की रचना को ही विद्याद्वौषधम कहा गया है। अब हम लोग आते हैं गणित के प्रश्न की तरफ। अब आता है चौथा पार्ट जो सबसे लेंदी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर पहला, किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है उस वर्ग की बारंबारता को, उस वर्ग की चौड़ाई को, उस वर्ग की ऊपरी सीमा को, उस वर्ग की निम्न सीमा को। तो क्या दिखाती है, जो आयत होता है आयत का चित्र, उसकी ऊंचाई क्या दिखाती है, आयत की ऊपरी सीमा को हमारा दिखाता है। तो इसका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रश्न के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित करने देना चाहिए, बिल्कुल करने देना चाहिए। विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना चाहिए, यही गलत हो जाएगा कि सूत्र उसको नहीं याद करने हैं। तीसरा क्या, ऐसी परिस्थितियां बनाना जिनमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हो, ये भी बात सही है। विद्यार्थियों को गणितीय साधनों को अपने अर्थ बनाने देना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 93, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, दोनों कोण होंगे 65, 35, 70, 30 या 25, 65 और 70 और 110 कि इसमें कौन सा हमारा बनेगा। तो इसमें क्या है, एक कोण को अगर हम लोग मान लेते हैं x मान लेते हैं, और तो दूसरा कोण हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स बन जाएगा। दूसरा कोण हमारा क्या बनेगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। और ये किसके बराबर, क्योंकि कह रहा है कि घटाने पर होता है कि इनका जो अंतर है, अंतर दिया गया इसीलिए हम लोगों ने क्या लगाया, माइनस लगाया है। तो अगर जब हम लोग ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 90 और प्लस एक्स हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यहाँ पे 40 बना रहेगा। अब 90 को अगर हम लोग इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 40 130। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 65। तो जब एक कोण हमारा 65 है तो 65 सिर्फ देखिए एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा निकालेंगे, आपको ये 65 90 में से घटा दीजिएगा तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 10 12 में 12 से भाग देने पर शेषफल होगा। तो इसको हम लोग भाग दे के देख लेंगे। 12 है कि 12 है, 10 है और 12 है, और इसको 12 से भाग करना है। 12 एक का नम 12, ये जाएगा कट, फिर उतारेंगे 1। अब क्या होगा, अब हमारे पास एक है छोटा, तो एक यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब ये यहाँ 0 उतरेगा। तब भी ये छोटा है तो फिर एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब क्या होगा, तब एक और आएगा। तो क्या हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, तो हो जाएगा ये 96। इसको अगर माइनस करेंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। फिर 12 चौक 48, 48 लिख देंगे और माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4 हमारा बचेगा। यही हमारा 4 देखिए ऑप्शन में दिया गया है, तो 4 हमारा चौथा ऑप्शन दिया है, तो हमारा चौथा वाला सही हो जाएगा। तो इस पर चौथे पे टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 95, किसी विद्यार्थी में निम्नलिखित में से क्या आंकना चाहिए, कि बच्चे में क्या देखना चाहिए। गणितीय संप्रेषण, बिना समझे रटने की क्षमता, शिक्षक को सुनने की क्षमता, अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति। तो हमको क्या देखना चाहिए कि गणितीय संप्रेषण हमको देखना चाहिए कि वो मतलब कैसे बातें करता है, उसको सीखने में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कि जैसे एक विद्यार्थी में उसके गणितीय संप्रेषण के कौशल को आंकना चाहिए। इससे वे सभी तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं जो एक कुशल विद्यार्थी में होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 96, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है आवृत्ति, कहाँ गया, आवृत्ति, वर्गमाप, परिसर या माध्य। तो क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 3 5 और 7। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ये हमारी 2 है। इसको ना हम लोग अभाज्य संख्या है कि ये किसी से अपने अलावा किसी से नहीं कटती, एक को माना नहीं जाता है, ना एक अभाज्य में है ना ही भाज्य में है।
क्वेश्चन नंबर 98, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। तो ठीक है, तो कह रहा है किसी संख्या को, मान लेते हैं x संख्या थी, किसी संख्या का 3/4 और उसका भी 2/3, ये कह रहा है किसके बराबर है, ये है 24 के बराबर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबको ट्रांसफ़र कर देंगे बराबर को उधर, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, इधर 4 था नीचे ऊपर चला गया, 3 था नीचे वो भी ऊपर चला गया, और ऊपर की संख्या कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो 3 और 3 कट गया, 2 से 4 काट देंगे तो 24 दूना 48, तो वो संख्या हमारी क्या हो गई, 48 हो गई। लेकिन कह क्या रहा है कि उस संख्या का 1/4, तो 48 का 1/4 कर लेंगे, तो 4 भाग करेंगे, 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, तो 12 हमारा क्या जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो 12 हमारा किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो दूसरा हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा 7 + 2√10 का वर्गमूल निकालिए। तो ठीक है, तो बस हमको जो भी संख्या पूरी दी हो उसको बस देखना रहता है। तो अगर ये 7 दिया है तो और यहाँ पे 10 दे रहा है, 10√2, तो अगर हमको ये दिख रहा है तो a + b के फॉर्म में बन रहा है, a + b का होल स्क्वायर ये बनेगा। अगर 10 को हम लोग तोड़ते हैं तो ये क्या बन सकता है, 5 × 2 यही तो बन सकता है। तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, मतलब अगर 5 और √2 को रख दें तो हमारा ये बन जाएगा a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि 5 पहले लिखा है, 2 ठीक है, 2 लिखा है, तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a क्या है हमारा √2 है और b क्या है हमारा √5 है। तो यही अगर हम लोग करेंगे तो √2 का 2 बन जाएगा और 5 का क्या बनेगा, 5 का हमारा 5 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 2√10 बन जाएगा। तो मतलब हमारे पास क्या, ए और बी हमारा इससे मिल गया, तो √2 प्लस √5 का यही क्या होगा, ये स्क्वायर बन रहा है। तो इसको 2 बार लिखेंगे हम लोग, लेकिन अब हमारे आंसर में एक बार हमको बताना ये किसका गुणनखंड है, बस हमको यही बताना था। तो किसका हो जाएगा, ये हमारा तीसरे वाले का हमारा उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करते हम लोग, कह रहा है सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था R. A. फिशर को, गाउस को, लेप्लास को या न्यूटन को। तो एक किसको था, ये पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, R. A. फिशर को। अगला क्वेश्चन 101, किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या क्या है। तो हम संख्या को मान लेते हैं x, इस संख्या का 60% है, तो 60% मतलब 60/100% में है, तो %/100 हो जाता है। कह रहा है इसका कितना भाग है, इसका 3/5 भाग जो है वो क्या है, 36 है। ठीक है, तो हम लोग काटेंगे, 20 से कटेगा, 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100। अब हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो 5 पचम 25 इधर हो जाता है और ऊपर है 36 है। ऊपर क्या बचा है, 3 त्रिका 9 बचा है, तो 9 से काट देंगे, 9 चौक 36, 25 चौक 100। तो हमारी वो संख्या क्या थी, हमारी संख्या थी वो 100 संख्या थी। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है, तो हमारा 100 आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाई है एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है या पूर्णांक है। तो ये क्या है, पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या है या इरेशनल नंबर है हमारी। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है a/3 बराबर b/4 और c/7, तो a + b + c/c क्या होगा। तो अगर इसको हम लोग देखें तो हमारा ये a को हम लोग जब ऐसे बटे में दिया हो तो हमारा वही जो नीचे होता है वही आंसर होता है। तो b क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, c कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कह रहा है तीनों को जोड़ लो, 7 3 10 4 14, और बटे में क्या कह रहा है, c लिख दो, c क्या है 7 है, काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 2 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में हमारे 2 दिया हुआ है, तो यही हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है ये इनका गुणन संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक होगा। तो सिर्फ हम सबका क्या करेंगे, इकाई अंक ले लीजिए। पहले का 8 है, दूसरे का 6 है, फिर 9 है और 2 है, इन्हीं का गुणा कर लीजिए। 8 छंग 48, 48 में क्या होगा, 48 का इकाई अंक 8 है।
फिर 8 नवा 72, फिर क्या हो गया 72 का 2 है, फिर 2 दूनी 4, बचा क्या अंतिम में 4 आया। यही हमारा इकाई अंक पूछ रहा है, तो इकाई अंक हमारा कौन सा चौथा ऑप्शन 4 दे रहा है, तो यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 105, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 और 72 हैं। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 है तो इनमें से एक संख्या होगी। ठीक है, इनका हमको लासा और मासा दिया गया है। ठीक है, कि इनका क्या है एलसीएम जो है इनका एचसीएफ जो है ये है 12 और एलसीएम क्या है, एलसीएम है 72। और यदि इन संख्याओं का योगफल क्या है 60 है, तो मतलब जो एचसीएफ है कोई संख्या होगी, ये 12x और 12y ये किसके बराबर हो जाता है, ये 60 के बराबर हो जाता है। और अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक ये हो गया, लासा इनका क्या हो जाएगा, लासा इनका हो जाएगा x गुणे वाई 12 बराबर कितना दिया गया 72 दिया गया है। तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा 12 छंग 72, तो एक हमारा ये बन गया। यहाँ अगर 12 कॉमन ले लेते तो क्या हो जाता है x प्लस वाई बराबर 12, इधर कट जाएगा 60 और ये, तो क्या बन जाता x प्लस वाई बराबर 5। अब इसी के फार्मूले में हमको x और y निकालना है। तो अगर हम लोग देखें कि x और y बराबर 5 और x गुणे करने पर आ रहा है हमारा 6, तो 2 गुणे 3 करेंगे, 3 और 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। तो इसकी एक संख्या हमारी क्या बनेगी, एक 5 बनेगी, और दूसरी संख्या क्या बनेगी, एक पहली संख्या एक इनकी 3 बन जाएगी और दूसरी 2 बन जाएगी, 2 या 3 जो भी आप लिख लीजिए। तो हमको क्या करना है, संख्या इसमें बतानी है। तो पहले का एचसीएफ क्या था 12 था, तो 12 तिहाई क्या आ जाएगा 36 हो जाएगा। और दूसरी संख्या क्या थी हमारी 2 थी, तो 12 दूना 24, एक संख्या हमारी 24 हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी 36 हो जाएगी। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन दे रहा हो, इसमें पूछ रहा है तो इनमें से संख्याएं हैं, तो एक आंसर दे रहा है 36 कहीं दिया नहीं है, 24 दे रहा है, तो हमारा यही 24 वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो 24 पे हम लोग टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा 29 गुणे 4 ज्ञात कीजिए। एक विद्यार्थी ने अपनी अभ्यास पुस्तिका पर इसे 27 गुणे 4 उतारा और नीचे दर्शाए गए अनुसार हल किया। शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को 0 अंक देना चाहिए। अगर उसने इसका भी गुणा सही किया है तो 0 अंक तो नहीं देना चाहिए। 7 चौक 28, 2 बच्चा 4 दूनी 8, 2 10, मतलब उसने सही किया, तो 0 अंक तो गलत है। उस विद्यार्थी से कक्षा में सतर्क रहने को कहकर 0 अंक देना चाहिए, ये भी बात गलत है। उस विद्यार्थी को 5 अंकों में से 2 अंक देने चाहिए। यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा तथा उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देने चाहिए। तो यही हमारा चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 है, मतलब क्रय मूल्य ज़्यादा है, तो इनको हानि हो रही होगी। तो क्या कह रहा है, क्रय मूल्य अगर मान लेते हैं क्रय मूल्य क्या है विक्रय मूल्य का 3/2 है। ठीक है, ये है। तो अगर विक्रय मूल्य को हम लोग इधर भेज दें बटे में, तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य नीचे आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि क्रय मूल्य 3 है और विक्रय मूल्य 2 है, मतलब 3 रुपये में खरीद रहे हैं और 2 रुपये में बेच रहे हैं, तो इनको नुकसान कितने का हो रहा है 1 रुपये का हो रहा है। तो लाभ और हानि निकालने के लिए क्या करना रहता है, हमको क्रय मूल्य से भाग करते हैं, और प्रतिशत में निकालना है तो क्या करते हैं 100 से गुणा किया जाता है। तो 3 से अगर इसको काटेंगे तो 33 सही 1/3 हमारा आ जाएगा। तो क्या इसमें हानि कितनी हो रही है 33 सही 1/3 की हानि हो रही है। तो इसमें कौन सा दूसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि किसी कमरे की 4 दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि कमरों की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल है। तो मान लेते हैं कि उसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई को हमने मान लिया x मीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, क्योंकि लंबाई थी चौड़ाई की 2 गुना, तो इसको हमने मान लिया 2x। अब कमरों की जो चारों दीवारें हैं, कमरों की जो 4 दीवार हैं, तो इनका क्या हो जाएगा
2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। तो इसी पे हम लोग उसको रख लेंगे। क्षेत्रफल दिया ही हुआ था, क्षेत्रफल क्या है 600 दिया गया है, यही जहाँ पे कमरों का ये दिया गया है कमरों का क्षेत्र, तो 660 था। 660 बराबर क्या आ जाएगा 2, अंदर क्या है लंबाई 2x थी, चौड़ाई x थी और ऊंचाई कितनी थी, ऊंचाई दी गई थी 11। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 2 से भाग कर देंगे 660 को, क्या बचेगा 330 बचेगा, 330 बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा 2 1 3, 3x, 3x बराबर ये हो जाएगा 3x, 3x गुणे 11, तो 11 से काट दीजिए, 11 तिहाई 33 और 3 से काट देंगे 3 बचा, x बराबर क्या हो गया 10 हो गया। तो चौड़ाई हो गई 10, हमको निकालना क्या, तो उसकी छत का क्षेत्रफल निकालना है। तो छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई क्या थी 2, इसकी दुगनी थी चौड़ाई की, तो वो हो जाएगी 20, और लंबाई कितनी आई है 10 आई है, दोनों को गुणा कर देंगे आ जाएगा 200। तो 200 हमारे ऑप्शन में दिया गया है, तो हमारा सही है। पहला ही ऑप्शन हमारा 200 दिया गया है, तो पहला ही ऑप्शन इसका 200 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, यदि संख्या 604 डैश 6 11 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। तो 11 का नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी संख्या दी गई हो तो उसका अल्टरनेट जोड़ते हैं, जैसे 6 जोड़ लेंगे, 4 जोड़ लेंगे, 4 6 से 4 जोड़ेंगे, 6 से 4 जोड़ेंगे और फिर 4 से 6 जोड़ेंगे, अल्टरनेट में जोड़ेंगे। इनका जोड़ और जो दूसरा बचा है ये फिल इन द ब्लैंक्स बचा है और जीरो बचा, इन दोनों का जोड़ को घटाने पर क्या आना चाहिए, या तो जीरो आए और या तो जो भी संख्या है वो क्या हो 11 से कट जाए। अगर ऐसा होता है तो हमारा वो संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे, अगर इसमें हम लोग जोड़ें 6 और 4 10, 10 6 16, तो 16 हो गया। अब यहाँ पे संख्या हमको पता ही नहीं है, यहाँ पे x है और दूसरा क्या है 0 है, तो x में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। अब हम यहाँ पे क्या संख्या रखें कि ये संख्या क्या हो जाए, या तो 0 हो जाए और या तो 11 से कट जाए ना। इसमें यही हम लोग कर सकते हैं, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो क्या करेंगे, अगर 16 में से हम लोग अगर 5 घटा दें तो ये संख्या 11 से कटने वाली हो जाएगी, क्योंकि 11 आ जाएगा और 11 से ये कट जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं, सिर्फ 5 रख सकते हैं, क्योंकि 5 ही माइनस करना है। तो क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा कि अगर हम लोग 5 घटा देते हैं तो हमारा 11 से विभाज्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। 20वीं सदी बताने आर्यभट्ट बहुत पुराने थे, श्रीधराचार्य भी पुराने थे, रामानुज ही नए थे, हरिश्चंद्र थे लेकिन हरिश्चंद्र गणितज्ञ नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 111, ये भी पुराने थे। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। वे संख्याएं क्या हैं। ठीक है, तो पहला कह रहा है, पहला दो एक क्वेश्चन बनेगा इसमें। पहला कह रहा है कि दो संख्याओं में बड़ी संख्या, तो हम बड़ी संख्या मान लेते हैं x है और छोटी संख्या मान लेते हैं y है। ठीक है, तो कह रहा है कि बड़ी संख्या का 2 गुना मतलब 2x और छोटी संख्या का 5 गुना, छोटी संख्या का 5 गुना संख्या के 5 गुने से ज़्यादा है। ज़्यादा है मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगेगा, बराबर 3। ये हमारा बन गया पहला इक्वेशन। दूसरा कह रहा है कि बड़ी संख्या के 4 गुने, बड़ी संख्या का 4 गुना और छोटी संख्या के 3 गुणों का योग। यहाँ पे योग कह रहा है इसलिए जोड़ का निशान लगा देंगे। योग छोटी संख्या का कितने गुना है, 3 गुना है। 3 गुना का योग कितना होता है, 71 होता है। ये हमारा इक्वेशन सेकंड बन गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ऊपर वाला बराबर कर लीजिए, ऊपर की संख्या को 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा माइनस 10y हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इसका क्या करेंगे, साइन बदल देंगे। तो ये 4 और 4 कट गया, 10 3 13 y हो जाएगा। 71 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 65 बचेगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 5। तो y हमारी क्या थी, छोटी संख्या हमारी
वाई हो गई, तो वाई सिर्फ एक ही जगह 5 आ रहा है, सिर्फ तीसरे ऑप्शन में दे रहा है। और एक्स का हम लोग क्या कर वाई का मान किसी भी इक्वेशन पहले या दूसरे में रख के एक्स का मान निकाल सकते हैं। तो सिर्फ हम लोग ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन तीसरा है जिसमें वाई का मान 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों का रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर घन वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर वाले घनों में केवल एक ही फलक रंग होगा। ठीक है, तो बताना है कि एक रंगीन सतह वाले घनों की कितनी संख्या होगी। तो इसमें क्या देगा, इसमें फार्मूला हम लोग लगा लेंगे कि 6n-2 का होल स्क्वायर। तो 6 हो गया, n कितना है यहाँ पे 5 दिया गया है, तो इसको रखेंगे 5 - 2 का होल स्क्वायर। तो 6 गुणे 5 में से 2 घटाएंगे 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 गुणे 3 गुणा कर लीजिए। तो 6 18 18 तियाँ 54, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 54 हमारे बन जाएंगे, जो रंगीन सतह वाले घन बन जाएंगे। तो 54 हमारा चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 113 यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति में कौन से मापन प्रभावित होते हैं। पहला है माध्य माध्यांक, दूसरा है माध्य माध्यांक बहुलक, तीसरा है माध्य और बहुलक, चौथा है बहुलक और माध्यांक। तो कौन कौन से होते हैं, सिर्फ माध्य और बहुलक ही चेंज होता है, जो माध्यांक है ये हमेशा सेम ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है। यदि संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। जो 3 और 4 से विभाजित है, 3 का क्या होता है नियम कि सभी अंकों को जोड़ लेंगे, वो 3 से कट जाए तो पहला तो 3 से कट जाएगा। और 4 का क्या कहता है कि अंतिम की दो संख्याएं हमारे 2 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो ऊपर की अंतिम संख्या 33 है, तो 33 से नहीं कटेगा। 44 वाला ये 4 से कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी गलत हो गया। इसको करेंगे 4 4 अच्छा 12 हो जाएगा और अंतिम की दो संख्याएं भी कट रही हैं, तो यही हो जाएगा क्योंकि कह रहा है सबसे छोटी संख्या हमको चाहिए, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो अगर 5 भुजाएं हमारे पास हैं तो उसका नियम क्या होता है कि n 2 बस भुजाएं कम कर दी n-2 इंटू 180, इससे हम निकाल लेंगे। तो कितनी कह रहा है 5 है, तो 5 - 2 गुणे 180, तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 गुणे 180, तो 18 तिहाई 54 होता है, मतलब 540 हमारा उत्तर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चौथे पे हम लोग टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर का खंबा अभी भी कीचड़ में है। खंबे की पूरी लंबाई क्या होगी। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं खंबे की लंबाई हमने मान लिया है x है, चलो हाँ, खंबे की लंबाई हम मान लेते हैं x है। और जब इसको जो बाहर निकाला गया है वो कितना बाहर निकाले हैं 4/7, जो है ये खंबा क्या कीचड़ में धंसा हुआ है। ठीक, जब इसे हम लोग बाहर निकालते, जब से 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है, जब इसका 1/3 भाग हम लोग क्या करते हैं बाहर खींचते हैं, मतलब 4/7 भाग था कीचड़ में धंसा हुआ और इसका 1/3 हम लोगों ने क्या किया है बाहर खींच लिए हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये x के फॉर्म में था ना, तो 4/21 हमने बाहर खींच लिए, 4/21 भाग हमने बाहर खींचा है। तो कितने से खींचा है, क्योंकि जो धंसा हुआ था उसी में से खींचे होंगे। तो 4/7 भाग धंसा हुआ था और 4/21 भाग हमने उसका खींच लिया है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 21 हो जाएगा। 4 तियाँ 12 - 4 बराबर x, तो क्या आ जाएगा 8/21 भाग जो है अभी उसमें क्या है 8/21 भाग हमारा नहीं 4 ही 4 तो है दोनों। अच्छा ठीक है, 12 में से 4 हो गया 8, और बराबर कितना है, बराबर में कह रहा है कि 8 मीटर जो हमारा खंबा है अभी की
8 मीटर का खंभा अभी भी कीचड़ में है, तो मतलब इसको घटाने से जो बचेगा वही हमारा 8 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने घटाया, कितना आ गया 8/21 बराबर 8। तो 8 और 8 कट जाएगा, बचेगा कि x बराबर 21 हो जाएगा। तो 21 हमारा क्या हो जाएगा, 21 मीटर लंबा खंभा था। तो हमारा 21 आंसर सही है। तो पहले ऑप्शन सही हो गया। अगला कह रहा है कि ए बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते हैं। फिर कह रहा है और सी और ए मिलके उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो कह रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सभी को जोड़ लेंगे। तो ए बी फिर बी सी प्लस सी ए सबको जोड़ लीजिए। तो क्या आ जाएगा, 1/12, 1/15 और 1/20। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका क्या आएगा, एलसीएम इसका हो जाएगा 60। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 60 एलसीएम हो जाएगा। जोड़ लेंगे तो 12 पंचे 60, तो ऊपर हो गया 5 और 15 चौक 60, ये हो गया 4 और 20 तियाँ 60, ये हो गया 3 5 4 9 3 12, 12/60। तो मतलब अगर ये सभी लोग एक साथ अगर काम करते तो क्या होता कि अगर ये सभी लोग एक साथ काम करते तो 5 दिन में काम हो जाता। 5 क्या, अभी एक ये इसका दुगना है ना, ये 2 लोग 2-2 बार सब लोग हैं। तो मतलब ये 10 दिन में अगर तीनों लोग काम करते, ए बी और सी काम करते, तो ये 10 दिन में पूरा काम निपटा देते। हमको चाहिए किसका, सिर्फ ए का चाहिए। तो बी प्लस सी वाला जो भी दिया है, बी प्लस सी का कितने दिन में खेल कर रहे थे ये लोग, 15 दिन में कर रहे थे। तो हम लोग इसको माइनस कर देंगे, जो बाकी दिया गया है हमारा ये आ गया इतना। अब ए निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी 15 दिन में कर रहे हैं, तो 1/15 बराबर 1/10। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/15 लेंगे। उसका एलसीएम 30 हो जाएगा। 3 में से 2 घटाएंगे, 1/30। मतलब ए अकेला उस काम को 30 दिन में पूरा कर लेगा। तो इसमें तीसरा जो ऑप्शन है ये हमारा सही है। तो तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु डी ई एफ है, निम्न में से कौन सा सत्य है कि डी ई एफ का क्षेत्रफल ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर है। बिल्कुल नहीं, देखने में पता चल रहा है छोटा है। क्वेश्चन अगला कह रहा है इसी में कि डी ई एफ का क्षेत्रफल आधा है ए बी सी का, ये भी गलत है। अगर देखो कितने खाने बन रहे हैं, 1 2 3 4 बन रहे हैं। तो इसका ये क्या आ जाएगा, टोटल खाने 4 हैं। तो इसका 1/4 ही बनना चाहिए लगभग। और दूसरा कह रहा है कि 1/3, 1/3 में टोटल जितने खाने हैं गिन के हम लोग बता सकते हैं। तो चौथा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है। ठीक है, का गुणनफल 6 है। उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों का स्थान बदल जाता है, तो वह संख्या होगी। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि जो इसका इकाई का अंक है, इसको ऊपर वाला पहले मिटा दिया जाए थोड़ा, ये सब फिर करते हैं। ठीक, हाँ, कह रहा है कि 2 अंक की संख्या, तो इकाई को हम मान लेते हैं ये, इसकी कोई यूनिट प्लेस है, ये यूनिट को क्या मान लेते हैं, वाई। और दहाई को या टेंस प्लेस को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो संख्या क्या बनेगी, 10x प्लस वाई हमारी ये संख्या है। ठीक, अब क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। कह रहा है कि 2 अंकीय संख्याओं के अंकों का गुणनफल, मतलब अगर x और y को गुणा करते हैं तो 6 आना चाहिए। उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं। मतलब ये जो हमारी संख्या है 10x प्लस वाई है, इसमें अगर हम लोग 9 जोड़ दें तो क्या हो जाएगी, संख्या बदल जाएगी। मतलब इकाई का स्थान दहाई का हो जाएगा और दहाई का स्थान इकाई का हो जाएगा। तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा, ये ऐसा कहना चाहते थे। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, एक इसको ट्रांसफ़र कर लो, x और y इधर ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 9x माइनस 9y, और 9 को अगर इधर भेज देंगे तो ये -9 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर -1। ये हमारा बन गया इक्वेशन, x माइनस वाई बराबर -1। और x और y कितना दे रहा है, 6 दे रहा है।
तो अगर हम लोग तोड़ें तो ये क्या बनेगा, 2 और 3 बन सकता है। तो इसमें हमको 3 -1 लाना है। अगर हम लोग 2 में से 3 घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इससे हमको पता चल जाता है x हमारा 2 हो सकता है और y हमारा 3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन में देखिए 2 और 3 कहीं दिया हुआ, x की वैल्यू मतलब x हमने क्या माना था, दहाई का अंक माना था, और इकाई का अंक क्या था, इकाई का अंक 3 आया है। तो हमारा सिर्फ चौथा ऑप्शन ऐसा दे रहा है कि जहाँ पे 2 और 3 दिया गया है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग आते हैं इन्वायरमेंट स्टडीज़ पर। क्वेश्चन नंबर 121, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। ग्रीन ट्रिब्यूनल, फिर क्या है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल वाटर कमीशन, या फिर सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है कि कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। ये कहाँ पर स्थित है, सिसिली में, हवाई में, एंडीज में या रॉकीज में। तो ये कहाँ पे हो जाएगा, तो ये एंडीज में ही है। क्वेश्चन नंबर 133, तिब्बत की सांगपो वैली करते हैं, रुकिए एक सेकेंड। हाँ, तिब्बो की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो ये जो सांगपो नदी है ये कहाँ बहती है, नॉर्थ ईस्ट में बहती है हमारे। गंगा तो उत्तर में हमारी बहती है, तो यूपी से बहती है। यमुना को भी नहीं कहते हैं, ब्रह्मपुत्र ही है जो नॉर्थ ईस्ट में बहती है। सिंधु कहाँ बहती है, तो पाकिस्तान और भारत में बहती है। क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर में उपभोक्ता होता है, शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या मांसाहारी या शाकाहारी। तो हमेशा क्या होता है, घास भूमि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मतलब कौन से पाए जाएंगे, हमेशा मांसाहारी ही पाए जाएंगे। तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि उच्च पूछ रहा है कि उच्च स्तर पे कौन होते हैं, हमेशा मांसाहारी। चाहे वहाँ पे चील हो, चाहे शेर हो, चाहे जो भी हो, तो उसको मांसाहारी हमेशा होते हैं उच्च पर। क्वेश्चन नंबर 125, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। सबको पता होना चाहिए क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 126, संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या 15 हैं। तो ये भी सभी को पता होगा, 5 हैं, और 10 क्या हैं, जो मेंबर हमेशा चेंज होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, ये सबको पता है कि ये कहाँ पर है, राजस्थान में है, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या असम में। तो ये कहाँ पे है, राजस्थान में है, जो 1958 में बनाया गया था, इसकी घोषणा की गई थी। और ये बाद में जाके 1979 में इसको टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 128, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, एटीपी, सूर्य का प्रकाश, डीएनए, आरएनए। तो इसमें हमको ऑप्शन सही पता चल जा रहा है, कौन सा हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। डीएनए आरएनए से कोई मतलब नहीं है, एटीपी क्या होता है, वो तो अंदर बनता है। क्वेश्चन नंबर 129, एग मार्ग का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पाद से। तो एग मार्ग पता है किससे है, गुणवत्ता से है। क्वेश्चन नंबर 130, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या पश्चिम बंगाल में। तो ये पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 131, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1960 में, 1962 में, 1972 में या 1975 में। तो ये कब हुआ था, 1972 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 132, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, आसवन या किण्वन या स्टरलाइजेशन। तो इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई है, तो यूएसएसआर से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 134, ध्रुव तारा कहा जाता है, उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को। तो उत्तरी तारे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 135,
भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1972 में, 1973 में, 81 में या 85 में? तो कब किया गया था? 1973 में किया गया था। तो 1973 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, सिक्किम में या उत्तराखंड में? तो ये याद कर लीजिए, बहुत सारे पेपर में पूछा जाता है, जो भी दिए गए हैं इसमें सब पूछे ही गए हैं। तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन 137, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या होती है 305, 275, 206, 175। तो 206 सभी को पता है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या नागासाकी में? तो ग्रीन पीस है तो शांति कहाँ है? एम्स्टर्डम में, जो कि कहाँ? नीदरलैंड का मुख्यालय है यहाँ पे, मतलब नीदरलैंड में ये जगह है। क्वेश्चन नंबर 139, प्रकाश संश्लेषण के प्रासीय चरण के दौरान का ऑक्सीकरण एवं इसका अपचयन होता है। इसको अंग्रेजी में पढ़ लिया जाए। ड्यूरिंग द लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड इट इज रिड्यूस्ड। तो किसका अपचयन होता है, किसका उपचयन होता है? तो इसमें हमारा वाटर का क्या होता है? वाटर का ऑक्सीडाइज्ड होता है वाटर, एंड NADP रिड्यूस्ड होता है। तो इसका पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, LPG, इसको इधर ही कर लिए, दोनों पढ़ लें। व्हाट इज़ द नॉट ट्रू फॉर LPG की LPG के लिए क्या इसमें सही नहीं? इट इज़ मतलब क्लीन फ्यूल, ये बात सही है। यह उच्च ऊष्मीय मान है, ये हाई कैलोरीफिक वैल्यू ठीक है। इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम की मतलब बढ़िया जल रहा है। यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा कि ये मीथेन का उत्सर्जन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की रचना है कि यह किताब किसने लिखी है? तो ये बहुत फेमस है, चार्ल्स डार्विन की है, जिसमें ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इन्होंने लिखी थी। मकर रेखा है, मकर रेखा किसे कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में होती है, तो मकर रेखा कहाँ पा जाएगी? दक्षिण पे आ जाएगी, 23.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में या पेरिस में? तो ये कहाँ पे? हेग में है। अगला क्वेश्चन 144, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था, तो इन्होंने इसको 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को या 13 नवंबर 1949 को? तो इसका पहला ही इसका क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 जनवरी, क्योंकि 2 दिन पहले इसको अपना लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 145, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या अजमेर में? तो ये कहाँ पे होता है? अजमेर में होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? UVA, UVB, UVC या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हमारा कौन सा जगह? UVC क्या है? सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं कि जीन में जैसे चेंजेस हो जाते हैं, या पौधों की वृद्धि जो होती है उसमें रुकावट आती है, स्किन कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, प्रतिरक्षा तंत्र का कम होना, मतलब जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो भी कम हो जाती है, और सनबर्न की मतलब जलन होती है। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर? प्रोटीन, मृदा, कवक या फास्फोरस? तो हमारा क्या जाएगा? कवक या फंगाई को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, गिर शहर परियोजना अवस्थित है, सभी को पता है, आई कुछ दिन तो गुजारी है, गुजरात में, गुजरात हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 149, WWF का स्टैंड्स फॉर? वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड? यही हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। गंगा नदी निकलती है, तो गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री नाम ही लिखा हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये पेपर समाप्त हुआ। अगला आपको पेपर फिर मिल जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।